कांग्रेस खेमे से जहां पे अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और बीते काफी वक्त से पार्टी के साथ थे। सोनिया गांधी के करीबी बताए जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव थे। 1 अक्टूबर को उनको पहली बार जानकारी मिली कि उन्हें कोरोना है। उसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था गुरुग्राम में, जहां पर लंबे इलाज के बाद उनका निधन हुआ। उनके बेटे फैजल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। आज सुबह तड़के 3:30 बजे इस बात की खबर मिली कि अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं रहे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे और जब भी कांग्रेस मुश्किल में रही, अहमद पटेल ने कांग्रेस को मुश्किल से निकाला है। वरिष्ठ नेता थे, कई बार सांसद रह चुके हैं राज्यसभा से और कई बार लोकसभा से चुने गए। गुजरात के रहने वाले थे और उनके बेटे ने ट्वीट कर ये बात कही है कि पिताजी के देहांत के बाद बेहद दुखी हूं, लेकिन आप सबसे अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और भीड़ ना लगाएं। 1 अक्टूबर को अहमद पटेल ने ट्वीट कर खुद यह जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में पैदा हुए पटेल 3 बार लोकसभा सांसद रहे और 5 बार राज्यसभा से सांसद चुने गए। कांग्रेस के लिए बहुत दुखद और बड़ी खबर है। इस वक्त कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस में कामकाज के तरीकों पर सवाल उठा रहे थे और इस बीच यह खबर बेहद दुखद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल नहीं रहे। सोनिया गांधी के बेहद करीबी थे, उनके सलाहकार रहे और उनके बेटे ने ट्वीट कर, फैजल ने, जो कि उनके बेटे, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि आज सुबह तड़के 3:30 बजे उनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कोविड महामारी एक बार फिर देश भर में तेजी से पैर पसार रही है। खासकर दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में हालात काफी तेजी से बिगड़ रहे हैं। इससे चिंतित पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है। पीएम ने कोरोना राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और हालात पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के हालात के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वो देश को एक बेहतर वैक्सीन मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इस पर वक्त रहते अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने उन राज्यों के साथ बैठक की है जहां पे कोरोना की महामारी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये वो राज्य हैं जहां कोरोना ने सबसे अधिक तबाही मचाई है और मौतों का आंकड़ा इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसके बाद पीएम मोदी ने उन राज्यों के साथ रिव्यू मीटिंग की है। रिव्यू मीटिंग में पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछा कि वो किस तरीके से कोरोना पर लगाम कसने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। और उसके बाद पीएम मोदी ने इस बात का आश्वासन भी दिया कि जल्दी वैक्सीन आएगी और ये सबको मुहैया कराई जाएगी। सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं, आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे।
कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौतों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। अगले साल के शुरुआती महीनों में कोविड-19 की वैक्सीन आने की उम्मीद है। एक साल पहले यानी नवंबर 2019 में कोरोना ने चीन में दस्तक दी और इस वजह से वायरस ने भारी तबाही मचाई थी। लेकिन अब यह खबर है कि जल्द वैक्सीन आएगी, जिसके बाद लोगों का इलाज हो पाना मुमकिन हो पाएगा। कोरोना की वजह से अब तक लाखों लोग दुनिया में अपनी जान गंवा चुके हैं। तमाम प्रिकॉशन और मेजर्स के बावजूद कोरोना पर लगाम नहीं लग रही है। अमेरिकी और यूरोपीय देशों के अलावा एशियन सब कॉन्टिनेंट में भी कोरोना ने भीषण तबाही मचाई है। दुनिया भर की कई दवा कंपनियां कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 कंपनियों को ही इसमें कामयाबी मैसर हुई है। महाराष्ट्र आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश की माने तो कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन दुनिया में बन रही है, उसमें से कम 220 कंपनियों की 220 तरीके की वैक्सीन है। उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन उनमें से 6 आखिरी दौर में है, जिसमें 2 चीन की हैं, 2 अमेरिका की हैं, 1 रूस और 1 भारत की है। अब भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन के बारे में भी जान लीजिए, जिसे भारत बायोटेक आईसीएमआर और एनआईबी के साथ मिलकर बना रहा है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है, जिसका भारत के 25 केंद्रों पर 26,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हो रहा है। इन वॉलंटियर्स को अगले साल तक निगरानी में रखा जाएगा। ये भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए अब तक का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान की एक कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन का निर्माण किया है उस बीमारी के लिए जिससे आज सारा विश्व ग्रसित है। इसके 2 फेज सफलतापूर्वक पहले पूरे किए जा चुके हैं। तीसरा फेज इसका आज आरंभ हो रहा है, जिसमें 25,800 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को इसके लिए ऑफर किया है कि आप सबसे पहले परीक्षण मेरे ऊपर करिए, ताकि लोग निर्भीक होकर बिना किसी डर के इसके लिए लोग आगे आ सकें और अपना परीक्षण करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो सके। भारत बायोटेक के प्रेसिडेंट साई प्रसाद ने कोवैक्सीन से जुड़ी अहम जानकारी दी है। कोवैक्सीन भारत की पहली वैक्सीन है। ये कम से कम 60% प्रभावी होगी। WHO, अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के CDSCCO ने इसके 50% प्रभावी होने की उम्मीद जताई है। पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में कोवैक्सीन काफी हद तक सफल रही है। अगर तीसरा चरण भी सफल होता है तो अगले साल की शुरुआत में ये आम जनता तक पहुंच जाएगी। दिल्ली से पुलकित नागर और ऐश्वर्या जैन के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। नहीं रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल। बेटे फैजल ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में थे भर्ती। दिल्ली में बेकाबू हो रहा कोरोना, लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा मौतें। कब्रिस्तान और शमशान में नहीं बची जगह। पंजाब कैबिनेट में हो सकती है नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी। सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज। आज सीएम कैप्टन अमरिंदर ने लंच पर बुलाया। चेन्नई में आज दस्तक दे सकता है चक्रवाती तूफान निवार। 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका। एनडीआरएफ की 30 टीमें अलर्ट पर। लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त। यूपी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी। धोखे से शादी करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान। और योगी कैबिनेट में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान राम पर रखने का प्रस्ताव पास। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का होगा नाम। गुड मॉर्निंग, मैं अमित सिंह, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना काबू से बाहर होता जा रहा है। तमाम कोशिश और एहतियातों के बावजूद राज्य सरकारें इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई हैं। दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे शहरों में हालात बेहद खतरनाक लेवल तक पहुंच गए हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रभावित राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक रिव्यू मीटिंग की, जिसमें कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद थे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से हॉस्पिटल में अतिरिक्त बेड्स देने की मांग की गई है। भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 8 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना वैक्सीन पर देश के प्लान की बात भी साझा की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि दुनिया की हर वैक्सीन पर सरकार की नजर है, लेकिन अभी भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने राज्यों से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अपना प्लान देने की बात भी रखी। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास अब पर्याप्त आंकड़ा है, ऐसे में तैयारी पूरी करनी होगी। शुरुआत में कोरोना को लेकर लोगों में खौफ था, तब लोग डर से आत्महत्या भी कर रहे थे। उसके बाद लोगों में एक दूसरे के प्रति संदेह भी होने लगा। पीएम ने कहा कि अब लोग कोरोना को लेकर गंभीर होने लगे हैं, लेकिन कुछ हद तक लोगों को लगने लगा है कि ये वायरस कमजोर हो गया है। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की। साथ ही केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से प्रदूषण के मसले पर भी दखल देने की अपील की। पीएम मोदी के साथ कोरोना संकट पर हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर शामिल नहीं हुए। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा, राज्य में अब 100% RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अभी नाइट कर्फ्यू, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मसलों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग ही राग अलापती नजर आईं। उन्हें कोरोना से ज्यादा जीएसटी की चिंता थी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मांग की कि केंद्र सरकार राज्य का बकाया जीएसटी जल्दी वापस करे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो राज्य में कोविड वैक्सीन के वितरण पर काम कर रही है। इसके अलावा वो सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला के संपर्क में भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। अमित शाह ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में फिर से मामले बढ़े हैं, ऐसे में हमें सावधान रहना होगा। अमित शाह ने राज्यों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को जरूरी करने पर जोर देने की बात भी कही। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्रिकॉशन ही कोरोना से बचने का उपाय है। आइए महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द बन सकती है। अब इस पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हां, मुझे भी लगता है कि इस बार शपथ ग्रहण सही वक्त पर होगा और सुबह के वक्त होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्र में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। राव साहेब ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले 2-3 महीनों में राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। विधान परिषद चुनाव प्रचार के दौरान राव साहेब दानवे ने कार्यकर्ताओं से कहा, ये मत समझो कि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। आपको साफ साफ बता रहा हूं, आने वाले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जा रही है और आप लोग इस दिन को याद रखिएगा। सरकार येणारे 2-3 महिने 2-3 महिन्यांना सरकार येणार आहे आणि कसं येणार आहे हे जर तुम्हाला पाहिजे तर बाहेर येऊन 3 दिन की सरकार बनी थी, उसकी आज पुण्यतिथि है। आपको मालूम है क्या? जो 3 दिन की सरकार बनी थी उसकी आज पुण्यतिथि। 3 दिन पहले बनी थी, आज के दिन मर गए। बीते साल 23 नवंबर को बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, जो सिर्फ 80 घंटे तक ही टिक पाई। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने सुबह सुबह राजभवन में शपथ ले ली थी, लेकिन जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो उससे पहले ही अजित पवार अपनी पार्टी के पास वापस चले गए। आज महाराष्ट्र की हुकूमत 1 साल हो गया, फिर हाथ में आने की कोई स्थिति नहीं है। इसका पता लगने के बाद जो अपने हाथ में
अधिकार है नेशनल लेवल का, ये अधिकार का ये गैर इस्तेमाल है, दूसरा कुछ नहीं। फडणवीस सरकार गिरने के बाद से ही शिवसेना की ओर से इस वाकये को लेकर कई बार तंज कसा गया और फिर ये विवाद चर्चा में आया। देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया कि वो इस बार शपथ लेंगे तो वो बिल्कुल सही वक्त होगा। आता तुम्हाला ज्यावेळेस पाहायला मिळेल त्यावेळेस पहाटेचा पाहावा लागणार नाही, योग्य वेळेचं तुम्हाला पाहायला मिळेल। येत आहे बाहेर येत आहे। तुम्ही असं म्हणाले की यात 2.5 दिवसाचं रहस्य मी लवकरच सांगेन असं सांगितलं होतं। मी असं सांगितलं होतं की त्याच्यावर एक पुस्तक लिहिलं ते चाललं आहे। बीजेपी की 80 घंटे की सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की साझा सरकार बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद से ही लगातार बीजेपी की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और कई मसलों पर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा भी। लेकिन अब महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासी हवा बह रही है उससे साफ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब बात उस जमीन घोटाले की जो अभी ताजा सुर्खियों में आया है। जम्मू कश्मीर के नेताओं और नौकरशाहों ने मिलकर 25,000 करोड़ का जमीन घोटाला किया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में हुए इस सबसे बड़े घोटाले के तार महबूबा मुफ्ती पीडीपी और कांग्रेस से जुड़ते दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में अब तक के सबसे बड़ी जमीन घोटाले में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। 25,000 करोड़ के इस घोटाले में नौकरशाह, राजनेता और कई रसूखदार लोगों का नाम सामने आ रहा है। बीते कई सालों से अलग अलग माध्यमों से सरकार और वन भूमि पर कब्जा करने का ये मामला जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटालों में से एक है। इस घोटाले में पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब दरबो, उनके रिश्तेदार शहजाद बानो, एजाज हुसैन और इफ्तिखार दरबो के नाम भी सामने आए हैं। मामले में कांग्रेस नेता के अमला पर भी इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। मामला नया है, इसलिए आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर रोशनी एक्ट है क्या। ये एक्ट प्रभावशाली लोगों के जरिए सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण को नियमित करने के लिए बनाया गया था। 2001 में जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 लोगों को राज्य भूमि का मालिकाना हक देने के लिए पारित किया गया था, जो ऐसी भूमि पर काबिज थे। इसी एक्ट की आड़ में पूरे जम्मू कश्मीर में सैकड़ों एकड़ महंगे जंगल और राज्य की जमीन पर अवैध रूप से प्रभावशाली राजनेताओं, व्यापारियों, नौकरशाहों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण और कब्जा कर लिया गया। रोशनी अधिनियम के तहत प्रस्तावित किया गया था कि साल 1990 तक प्रचलित बाजार दर के बराबर लागत के भुगतान पर 1990 तक अनाधिकृत रूप से राज्य की भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, क्योंकि इन जमीनों को वापस ले पाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। 1999 के पहले जो सरकारी जमीन थी उसे गरीब तबके के लोगों को नियमों के मुताबिक जमीन उपलब्ध कराने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया था। इसका दूसरा इस्तेमाल पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना था, ताकि उसे जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट में लगाया जा सके। 2001 में इस एक्ट को बनाया गया था। वक्त वक्त पर इसमें संशोधन किया जाता रहा, राज्य में सरकारें इसे बदलती रहीं और लगातार राजनेताओं को इसका फायदा मिलता रहा। पहला संशोधन 2004 में मुफ्ती सईद सरकार ने किया। इसके बाद 2007 में गुलाम नबी आजाद की सरकार के दौरान कानून में बदलाव किया गया। मुफ्ती सरकार ने कट ऑफ डेट 1990 से बढ़ाकर 2004 कर दी और बाद में गुलाम नबी आजाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 2007 कर दिया। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अलग अलग राज्य सरकारों ने रोशनी एक्ट में बदलाव किया और इसका नेताओं, नौकरशाहों और रसूखदारों को फायदा मिला। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर जम्मू कश्मीर में रोशनी घोटाले को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर शायराना अंदाज में तंज कसा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कब्जा करने वाले, हड़पने वाले, ये कुछ लोगों की गैंग जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे और जब वहां से भी मन नहीं भरा लूटने से, कब्जा कैसे करना है, उसको वैध और अवैध तरीके से अपना कैसे बनाना है, उसके लिए कानून कैसे पारित करने हैं और कानूनों के माध्यम से उस जमीन पर लीगली अपना कब्जा कर लेना है। बड़े संयोजित ढंग से जम्मू कश्मीर के राज्यों को वर्षों तक लूटा गया। और अब भारत की डिफेंस ताकत की भारत ने सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसकी रफ्तार देख चीन को पसीना आने लगा है, क्योंकि ये सुपरसोनिक मिसाइल हवा, पानी, जमीन कहीं से भी टारगेट को भेदने का दम रखती है। और चीन के साथ तनातनी को देखते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीठ पीछे वार करने वाला चीन अपनी फितरत कभी भी बदल सकता है।
ये भारत के हर एक दुश्मन का काल है। ये हर नापाक चाल का इलाज है। ये मौत का फरमान है। ये भारत की सुपरसोनिक मिसाइल की ललकार है। Ladies and gentlemen, you can see on your right a BrahMos missile has been launched by INS Kolkata and proceeding towards its target. मंगलवार को उस वक्त पूरी दुनिया की सांसें ठहर गई। चीन की जान हलक में आ गई। जब भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। ब्रह्मोस के दागे जाने के बाद दूसरे द्वीप पर मौजूद अपने अचूक निशाने पलक झपकते ही तबाह कर दिया। इस सुपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पहले की तुलना में कहीं लंबी दूरी तक मार कर सकती है, बल्कि हवा, पानी, जमीन कहीं पर भी मार कर सकती है। ये भारत में बैठे ही दुश्मन को राख कर सकती है और मन की गति से तेज वार कर सकती है। ये भारत के दुश्मन के लिए सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में ब्रह्मोस के कई और परीक्षण होने हैं। मतलब चीन और पाकिस्तान की नींद हर दिन उड़ेगी, हर दिन उनके सिर पर मौत मंडराएगी। ब्रह्मोस से ही ब्रह्म का मतलब ब्रह्मपुत्र और मोस का मतलब मोस्कोवा है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत, मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है, 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकती है। सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 4300 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रिसिजन टारगेटिंग के लिए ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक एक के लिए सबसे बेहतर मिसाइल है, सेना के सबसे पसंदीदा हथियार के रूप में उभरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुखोई और ब्रह्मोस का कॉम्बो अंडरग्राउंड बंकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अलावा कई मिलिट्री टारगेट पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब दुश्मन को दुश्मन के घर में घुसकर खत्म करने में ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है। दरअसल ये युद्ध से पहले भारत की तैयारी का ट्रेलर है, क्योंकि जितने परीक्षण पहले साल भर में किए जाते थे उससे कहीं ज्यादा पिछले 1 से 2 महीने में हो चुके हैं। नवंबर महीने में ही 3 बड़े परीक्षण हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ब्रह्मोस के और परीक्षण होंगे, क्योंकि चीन के साथ तनातनी को देखते हुए भारत की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पीठ पीछे वार करना चीन की फितरत रही है और अब चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए ही सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। अगर चीन ने गलती से भी कोई गलती की तो पलक झपकते ही जिनपिंग की रेड आर्मी पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौत बनकर टूट पड़ेगी, क्योंकि सफल हुए प्रक्षेपण के बाद भारत की तीनों सेनाओं के बेड़े में ऐसी ऐसी मिसाइलें हो जाएंगी जो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देंगी। इन मिसाइलों की खूबी ये है कि जितने वक्त में दुश्मन का डिफेंस सिस्टम तैयार हो पाता है, ये मिसाइलें अपना काम निपटा चुकी होती हैं। ब्रह्मोस ऐसी ही एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है ब्रह्मोस। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल रूस और भारत के रक्षा संस्थानों के साथ आने से बनी है और आने वाले दिनों में इसका सबसे खतरनाक वर्जन परीक्षण होगा, जो 800 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट करने में सक्षम होगा। मतलब ये अभी शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या हैं। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
नई रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल बेटे फैजल ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में थे भर्ती। दिल्ली में बेकाबू हो रहा कोरोना, लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा मौतें। कब्रिस्तान और शमशान में नहीं बची जगह। पंजाब कैबिनेट में हो सकती है नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी। सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज। आज सीएम कैप्टन अमरिंदर ने लंच पर बुलाया। चेन्नई में आज दस्तक दे सकता है चक्रवाती तूफान निवार। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका। एनडीआरएफ की 30 टीमें अलर्ट। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार सख्त। यूपी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी हरी झंडी। धोखे से शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान। और योगी कैबिनेट में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान राम पर रखने का प्रस्ताव पास। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट होगा नाम। आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने हाल ही में कई मिसाइलों की परीक्षण किए हैं और भारत की तैयारी बता रही है कि वो चीन पर बिल्कुल भरोसा करने के मूड में नहीं है। एक के बाद एक परीक्षण, एक के बाद एक तैयारी। महायुद्ध से पहले भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में चीन के साथ तनाव चरम पर है। पिछले 6 महीने में भारत और चीन की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी हैं और कई बार चीन भारत के हाथों मुंह की खा चुका है। ऐसे में खिसियाया चीन कुछ भी कर सकता है और भारत चीन पर एक पल के लिए भी भरोसा करने की मूड में नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद की नापाक साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। नगरोटा में एक और 26/11 की उसकी साजिश फेल हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान फिर से कोई आतंक वाली चाल चल सकता है और भारत अपने इन दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए कितना तैयार है, ये भारत की तैयारी बता रही है। पिछले 1 से 2 महीने में भारत दर्जनों सफल परीक्षण कर चुका है। 7 सितंबर को HSTDV का परीक्षण कर भारत ने हवा, जमीन और पानी में ताकत दिखाई। 22 सितंबर को उड़ीसा के तट पर अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट व्हीकल्स का परीक्षण किया। 23 सितंबर को महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया। 23 सितंबर को पृथ्वी 2 का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया, जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 27 सितंबर को परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 30 सितंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज का उड़ीसा में जमीनी केंद्र से परीक्षण किया। 1 अक्टूबर को लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक MBT अर्जुन टैंक से दागी गई। 3 अक्टूबर को उड़ीसा तट से परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल के नए संरक्षण का सफल परीक्षण। 5 अक्टूबर को भारत ने पनडुब्बी रोधी वायरफेयर विकसित किया और स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट टारपीडो का परीक्षण किया। 10 अक्टूबर को भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया। 16 अक्टूबर को उड़ीसा तट से सशस्त्र बलों के लिए एक यूजर ट्रायल के रूप में अपनी परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का रात में परीक्षण किया। 18 अक्टूबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नौसेना संस्करण INS चेन्नई से फायर किया। 4 नवंबर को रक्षा अनुसंधान और DRDO ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। पिनाका जमकर गोलाबारी करने वाली वो रॉकेट प्रणाली है जो 37.5 किलोमीटर की रेंज तक सटीक निशाना लगा सकती है। 17 नवंबर को भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस मिसाइल
QRSM का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाला हथियार है। QRSM मिसाइल 5,758 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। 24 नवंबर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, जो मन की गति से तेज वार कर सकती है। ये भारत का ब्रह्मोस है, महायुद्ध का सबसे बड़ा हथियार है। और ये गिनती यही खत्म नहीं होने वाली है। आने वाले दिनों में और परीक्षण कर भारत अपनी ताकत और बढ़ाएगा और अपने दुश्मनों की नींद उड़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात रोहिंग्या मुसलमानों की, जिनको लेकर बीजेपी और ओवैसी में ठन गई है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी पर हमला बोला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी रोहिंग्या मुसलमानों के जरिए बंगाल में ममता बनर्जी के वोट में सेंधमारी करने की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही देश में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा गूंजने लगा है। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बीजेपी और AIMIM के बीच ठन गई है। That Akbaruddin and Asaduddin Owaisi are speaking about development. They did not let metro come inside old Hyderabad. They have not let any development come inside old Hyderabad. They have not let new infrastructure projects come inside old Hyderabad. The only thing that they have allowed inside old Hyderabad is Rohingya Muslims. So they have no right to speak about development. The party which says give us 15 minutes and we will show Hindus their place has no right to lecture the BJP on secular values and constitutional values. Every single vote to OIC is a vote against India and everything that India stands for. अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। 20,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40 हजार रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्टोरल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्टोरल लिस्ट हम बनाते। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है, ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई। इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या ओवैसी रोहिंग्याओं के जरिए बंगाल में ममता बनर्जी के वोट में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा एकदम शांत था। लेकिन बंगाल चुनाव के पहले फिर इस पर सियासत गर्म हो गई है। रोहिंग्याओं को लेकर किस तरह से वोट बैंक की सियासत चल रही है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रोहिंग्या है कौन। कौन है रोहिंग्या? इन मुसलमानों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है। रोहिंग्या मुसलमानों के पास दुनिया में अपना कोई मुल्क नहीं है। ऐतिहासिक रूप से इन्हें अरकानीज इंडियन कहा जाता है। रोहिंग्याओं में मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। म्यांमार सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। ये म्यांमार में पीढ़ियों से सह रहे थे।